हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार जब इस तरह की घटनाएं देखता हूं कि किसी कोचिंग सेंटर में किसी ने स्टूडेंट ने प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया, या किसी कोचिंग सेंटर में बार बार कोचिंग लेने के बावजूद किसी का सिलेक्शन नहीं होता और वो डिप्रेशन में चला जाता है, या जैसे आज ये घटना राजेंद्र नगर की मैंने रात को टीवी से पता चला कि बरसात में बेसमेंट में पानी भरने से कुछ छात्रों की जान चली गई। इससे दुखद क्या ही हो सकता है। एक टैलेंटेड बच्चा अपनी जान को हथेली पे रख के अपने भविष्य को सजाने की कोशिश करता है, और वो एक ऐसे हादसे को प्राप्त हो जाता है जिसका कोई खामियाजा हो ही नहीं सकता कभी भी। उनके पेरेंट्स को मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं, और मैं दिल से बहुत दुखी हूँ इस घटना से, और जो भी इस तरह की घटना होती है वो मुझे झकझोर देती है। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या ये एवरेज बच्चे की लाइफ को आसान बनाते हैं या उसको मुश्किल बनाते हैं? क्या इन कोचिंग सेंटर्स के बिना कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता? और क्या जब हम इनमें एडमिशन लेते हैं तो क्या ये हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं या टफ़ बनाते हैं? देखो, मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आप इन कोचिंग सेंटर्स का फ़ायदा उठाना नहीं जानते, तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और आपको ये कोचिंग सेंटर फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने वाले। तो देखो, मैं आपको आज स्टूडेंट्स को और मेनली उनके पेरेंट्स को, जो जिनको अनुभव नहीं है ये कोचिंग सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं, और जो एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सब में जो डिफरेंस नहीं जानते उसको मैं आज अपने अनुभव के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर। तो देखो, सबसे पहला तो ये वहाँ से शुरू होती है बात, जब एक एवरेज स्टूडेंट वो एक सपना अपने मन में रख के वो ये देखता है कि मेरे को अब कौन हेल्प कर सकता है इसमें, वो सपना अचीव करने के लिए। और क्योंकि वो सपना इतना बड़ा होता है तो पेरेंट्स भी डेफिनेटली उसका साथ देना चाहते हैं। अब यहाँ से एक अलग तरह का गेम शुरू होता है, जहाँ पर नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर्स में कंपटीशन के लिए, तैयारी के लिए हम एडमिशन लेने के लिए चलते हैं। अब देखो, जो पेरेंट्स को अनुभव नहीं है वो सोचते हैं कि यहाँ पर आईएएस की तैयारी या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी या आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी और मेरे बच्चे के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ से शुरू होता है कोचिंग सेंटर में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एडमिशन के बाद का सिलसिला। अब आपको मैं जो अभी बात बताऊंगा वो समझने की है, ये स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को अच्छे से समझ लेनी चाहिए, तभी वो इन कोचिंग सेंटर्स का किसी हद तक फ़ायदा उठा पाएंगे। और वो क्यों नहीं उठा पाते हैं या कहाँ वो फंस जाते हैं वो भी मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो, होता क्या है कि कोचिंग सेंटर के जो एक जिसके नाम से वो कोचिंग सेंटर चलता है वो बहुत कम ही उसमें क्लासेस लेते हैं। ज़्यादातर वो एक कॉरपोरेटर होता है और वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कर सकता है कहीं पर भी। मेन मार्केट में वो कितनी भी जगह लेके अपना कोचिंग सेंटर इतना भव्य बना सकता है कि उसको देखते ही आपको ये लगेगा कि यहाँ एडमिशन ले लिया तब तो मैं पक्का ये वाला कोर्स क्रैक कर ही लूँगा। और इसी के साथ वो अपने भविष्य के हसीन सपनों को देखते हुए अपने पेरेंट्स के साथ उस कोचिंग सेंटर में जाता है, जहां उसे सबसे पहला जो उसके लिए हार्ट ब्रेक एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए होता है वो इनकी फ़ीस सुन के होता है। ये फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक एवरेज बंदा बिना किसी प्रेशर में आए हुए इनकी फ़ीस नहीं दे सकता है। अब पहला यहीं से स्ट्रेस शुरू होती है पूरी फैमिली की, कि इनकी बहुत सारी फीस जो कि जस्ट तैयारी के लिए दी जाती है, जिसका
सर्टेनिटी भी कोई नहीं है कि आगे रिजल्ट में क्या होने वाला है या क्या उसका कुछ फ़ायदा भी होना है या नहीं, और उसमें कोई रिफंड तो है नहीं। तो आपने फ़ीस पे कर दी और अब आप वहाँ पर कोचिंग लेने के लिए जाने लगे। अब देखो, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टी होती है वो, क्योंकि उन्हें अच्छा पैसा मिलता है और उनको पैसा मिलता है तो वो अच्छे से अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, मगर यहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो फैकल्टी ज़्यादातर अपने फील्ड के माहिर लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और उनको भी अपनी जॉब बचानी होती है। वो अच्छा पढ़ाएंगे तो ही उनकी जॉब रहेगी, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन इस अच्छा पढ़ाने के चक्कर में वो इतना पढ़ा देते हैं जितने की ज़रूरत भी नहीं होती, और वो ये सोचते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए। शायद उन्होंने भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी स्टूडेंट लाइफ में जो वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। अब यहीं पे इन कोचिंग सेंटर्स में जो एवरेज स्टूडेंट है उसका जो मानसिक तनाव वो यहीं से शुरू होना है। वो देखता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, मगर ये कोचिंग सेंटर वाले, क्योंकि हर एक फैकल्टी अब एक ही टॉपिक पे ध्यान दे रही है। अब स्टूडेंट है जो, उसे मान लीजिए 20 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और 20 के 20 सब्जेक्ट्स को 20 टीचर जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए ज़रा कैसा सीन होगा। एक स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है उसका मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, 15 में नहीं है, वो 15 में एवरेज है, 5 में उसका अच्छा इंटरेस्ट है, मगर हर एक सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहा है, जिसे अपनी जॉब बचाने के लिए हर एक वो क्वेश्चन डाल देना है जो कल को रिज़ल्ट आने के बाद ये कहे कि देखो ये मेरे नोट्स में से है। देखो, ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। ऐसे तो मैं नोट्स बना दूं अभी आपको किसी भी सब्जेक्ट के, और एग्ज़ाम के बाद मैं बोलूं कि ये देखो मैंने तो इस पेज पे ये क्वेश्चन बोला था, इसी से आया। ये बिल्कुल ही बचकाना बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब एग्ज़ाम आता है तो आप 100 क्वेश्चंस पे या 200 क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हो। वो तुम्हें जब आपने 5000 क्वेश्चन कराए तो उसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, इसमें कौन सा आपने बड़ी बात कर दी। तो उस स्टूडेंट के लिए आपने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी, जिसका उस सब्जेक्ट में एवरेज इंटरेस्ट है, मगर आपने अपने एक्सपर्ट होने के चक्कर में उसको, जो अगर तो आपके एक्सपर्ट होने का तब तो फ़ायदा था कि आप उसको ये बोलें कि ये 500 क्वेश्चन कर लो, इसी में से आएंगे। आप उसको 5000 करवा रहे हो, 5000 करवा के भी फिर आप बाद में टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो। टेस्ट सीरीज़ में आपका बुरा रिज़ल्ट देख के आप फिर उन्हें एक्सप्लेन करते हो, तो इसका क्या फ़ायदा है। ये चीज़ स्टूडेंट के दिमाग को ब्लॉक करती है। फिर इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी है कि जितने भी ये कोचिंग सेंटर में एक्सपर्ट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट को समझाने के चक्कर में ये नेमोनिक्स पे इतना ध्यान क्यों दे रहे। नेमोनिक्स पे अलग से बुक बना दी गई। एक मेरे को बात बताओ, जो भी हम चीज़ ज़िंदगी में अभी तक सीख पाए हैं, क्या हमने नेमोनिक्स के आधार पे सीखी हैं? मैं क्लिनिक पे जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंट आता है, मैं उसे ट्रीट करता हूँ, तो जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मन से और अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ी हैं, उन्हीं का तो मैं उपयोग करता हूँ। क्या मैं उस टाइम पे नेमोनिक्स को ध्यान देता हूँ कि वो कौन सा था और कैसे था? और ज़्यादातर लोगों के साथ, जो एवरेज स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उन्हें नेमोनिक्स तो याद रहते हैं, वो क्या थे, क्यों थे, ये बिल्कुल याद नहीं रहता। और वो ज़्यादातर पढ़ाई इस तरह की चलती है कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आपने एक टॉपिक समझ लिया तो उसको जो उससे रिलेटेड 3 चीज़ें हैं वो भी आपकी समझ में आ जाती हैं, मगर ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आपको आपकी लाइफ को इजी बनाया जा रहा है, जबकि आपकी लाइफ का कबाड़ा किया जा रहा है। आपका दिमाग चलने ही नहीं दिया जाएगा। आप हर चीज़ के, आप नई चीज़ को पढ़ते समय उसके लिए नेमोनिक ढूंढोगे, आप उसके लिए कोई शॉर्टकट ढूंढोगे, जबकि आप कितना ही शॉर्टकट पे ध्यान दे लो, आप कितना ही नेमोनिक्स पे ध्यान दे लो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको वो चीज़ 50 बार पढ़नी पड़ेगी, और एंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही वो नेमोनिक याद रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। अभी नीट पीजी के लिए बुरी तरह से रट लो और ये रट्टे मार लो। मैं ये कहता हूँ, मेरे को 30 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए। मैंने मेडिसिन के वो टॉपिक्स उठाए जिनके पेशेंट बड़े कॉन्फिडेंटली ट्रीट करता हूँ, मगर मैंने उसको देखा कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट ये बुरी तरह से रट कैसे लेगा।
जब उसे अता पता ही नहीं होगा तो वो कैसे रट लेगा। और ये मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। अब जो इनकी वीडियोस हैं, जो इनके रिव्यूज़ हैं, वो उसमें सभी स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट भी और एवरेज भी। ब्रिलियंट बच्चे, उनको उसका बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर होते हैं। उन्हें उसको और अच्छे से याद करने के लिए एक नेमोनिक भी मिल गया और एक एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, तो उनका काम बन जाता है। और वही बच्चे होते हैं जो 4-4 थम्स अप डाल देंगे उस वीडियो में, चाहे एवरेज स्टूडेंट को वो बिल्कुल ही समझ ना आ रहा हो कि ये हुआ क्या। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें अब इसका सॉल्यूशन क्या है। जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमने लाखों रुपए इन कोचिंग सेंटर को दे दिए तो हमारा बच्चा तो पढ़ ही रहा होगा। उधर बच्चे का हाल ये है कि उसके दो स्ट्रेस हो गई। एक तो ये कि वो उस कोचिंग सेंटर में जाके उसको ये लग रहा है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा। दूसरा, क्योंकि उसके पेरेंट्स की उससे उम्मीदें हो गई, उनके पैसे भी लग गए, तो यहाँ पर भी वो स्ट्रेस में आ गया। अब क्योंकि कोचिंग सेंटर को पैसे दिए जा चुके हैं, वो बाहर तो उससे आएगा नहीं, और वहाँ जाएगा, रोज़ वहाँ की बातें सुनेगा, तो उसके मकड़ जाल से तो वो नहीं निकलने वाला। तो इसका क्या समाधान है? देखो, मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और अगर वो सक्षम हैं, तो उन्हें जो मेरे हिसाब से जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो ये सोचें कि जो भी एग्ज़ाम सेट करते हैं उनकी मेंटालिटी इन कोचिंग सेंटर वालों की मेंटालिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी को एक पेपर सेट करना है, तो जो पेपर सेटर है उसके दिमाग में ये होता है कि ये बच्चा कोई हमारे देश के किसी भी दूर के प्रांत में बैठा हुआ जिसको कोई कोचिंग सेंटर, कोई हेल्प बुक कुछ नहीं अवेलेबल है, अगर उसमें भी टैलेंट है तो वो सेलेक्ट हो जाए। उनके दिमाग में ये रहता है। वो बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाते हैं ये चीज़ें। तो वो एक अलग तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ी होती हैं, वो लोग, और जो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कोरिलेट कर लेते हैं, वो उन बेसिक्स को लेकर क्वेश्चन बना देते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने जी का जंजाल बना के 5-5, 10-10 हज़ार क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं, बल्कि आपके 100-200 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप उन्हें ईजीली कर लोगे। और यही रीज़न है कि कोई बिल्कुल ही रिक्शे वाले का बच्चा भी एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, जिसने कोई कोचिंग नहीं ली होती, जिसके पास सिर्फ अपने कोर्स की सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अगर किसी भी अपने जानकारी में किसी व्यक्ति से सलाह लेंगे तो वो क्या आपको नहीं देगा, वो भी आपको बता देगा। और ये लोग वही करते हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना इन लोगों को आता है, और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, और फिर इनको एग्ज़ाम देना इजी हो जाता है। और यही कारण है कि जो काफ़ी सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और इसमें एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो एक व्यक्ति ने 6th से लेकर और 12th तक की अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और हर साल में अच्छी मेहनत से वो एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ है, तो उसको जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको वो बड़ा आसान लगता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि इन कोचिंग सेंटर्स के जरिए जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो कंफ्यूज्ड रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कर करके बैठे होते हैं, उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है कि यार हमारा तो 4 बारी में नहीं हुआ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकल गया। तो उसका रीज़न यही है। तो अब इसका समाधान क्या है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इसका समाधान क्या है? उसका देखो, मैं ये बोलूँगा कि इन कोचिंग सेंटर्स का वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं ये उन्हें पता होना चाहिए। दूसरा बात, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान दें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पे। हर एक एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उनको आप बिना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपका एम सिर्फ क्वालिफाई करके किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, देन थिंग्स आर डिफरेंट। बट अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब आपको ये काम करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। और इस तरह से तैयारी करो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक गांव में बिना रिसोर्सेज के बैठे हो, मगर आपको चीज़ें वो आती हैं जो आपको आनी चाहिए। वो ये कोचिंग सेंटर्स वाले बता भी देते हैं, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, सब जगह अवेलेबल है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने से पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा, आपको इन कोचिंग सेंटर्स का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे अटक रहे हो, आपने वहाँ पर लाखों रुपए दिए हैं, क्या आप किसी टीचर को फ़ोन करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फ़ोन कर सकते हो? अगर मान लीजिए मुझे पेशेंट फ़ोन करके अपनी मेडिसिन की क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते? या कोचिंग सेंटर के बाद भी आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं, पर आप लेते नहीं हैं क्योंकि आप शर्मा जाते हो, आपको झिझक रहती है, आपको लगता है कि कहीं आप बेवकूफ़ साबित ना हो। लेकिन कोचिंग सेंटर में जितना बेवकूफ़ साबित होगे, एवरेज स्टूडेंट को उतना ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात, वहाँ पर जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं, जो वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें, जो टीचर वहाँ पर आपको 1 घंटे में चीज़ पढ़ाता है, वो तैयार करने में आपको 5 घंटे लगने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। तो अगर आप अटेंटिव रहेंगे क्लास में, ये ना सोचें कि यहाँ इसका मुझे PDF मिल जाएगा, ये तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर आपने टाइम वेस्ट ही किया ना अपना, फिर उसका फ़ायदा क्या रहा? तो बी अटेंटिव इन दैट क्लास। दूसरा, रट्टे वाले क्वेश्चंस कोई नहीं पूछने वाला। वो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें याद रखने की होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सबको याद हो भी जाती हैं, सबको पता भी होता है क्या है क्या नहीं, उससे ज़्यादा कोई नहीं पूछने वाला आपसे। दूसरी बात, कुछ कोचिंग सेंटर में ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशंस स्टूडेंट्स पे निकालते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ के, बता के, और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके। उनसे बचो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट है, और एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इन कोचिंग सेंटर्स का ढंग से इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, उसमें दिमाग चलाएं। दिमाग जहाँ अटकता है उसको फिर से थोड़ी देर के बाद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर वो फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो इन जहाँ पर आपने लाखों रुपए दिए हैं, वहाँ पर जाकर उस टीचर को टाइम लेके उससे पूछो, समझो कहाँ पेच है, कहाँ आप अटक रहे हो। अगर आपने आज एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, जो आपको पता है कि ये तो इसमें से क्वेश्चन आने ही हैं और मेरे को ये अच्छे से नहीं आता है, तो उसे आज ही क्लियर कर लो, उसे कल पे नहीं छोड़ो। दूसरा, PDF, YouTube वीडियो, ये कोई भला नहीं करने वाले आपके, जब तक आप खुद उस कॉन्सेप्ट को, कहाँ आप अटक रहे हो और कहाँ आपको क्लैरिटी चाहिए, ये आपको पता होगा। मान लीजिए एक 2 मिनट की चीज़ जो आपको समझाई जा सकती है, जहाँ आप अटकते हो, उस 2 मिनट की चीज़ को समझाने के लिए आपको 100 पेज की PDF की क्या ज़रूरत है, या आधे घंटे का वीडियो सुनने की क्या ज़रूरत है। और हर जगह मार्केटिंग हावी हो चुकी है, यूट्यूब वीडियो पे, PDF बनाने में, टेस्ट सीरीज़ बनाने में, हर जगह मार्केटिंग हावी हो चुकी है। कोई भी जो उस चीज़ को बना रहा है, वो ये सोचता है कि आज ये बना दी तो नेक्स्ट पे वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, उसके लिए क्या करेगा। तो वो कभी भी एक चीज़ को कंप्लीट नहीं करता, उसको अधूरा छोड़ेगा, उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग भी प्रॉफिट कमाने में लग जाता है। और ये जो कुछ भी मैंने आपको बोला है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप किसी भी तरह का सजेशन मेरे से चाहें, तो मैं हमेशा आप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ, और मुझे इनका अच्छा खासा अनुभव है। और जो कुछ भी मैंने बोला है वो मेरे पर्सनल अनुभव के साथ साथ जो मैंने इतने सालों में लर्न किया है, वो सब कुछ आपको बताया है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका मार्गदर्शन करेगी और इससे आपका कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।